हेलो गाइज, मैं दीपक कुमार आपके बीच एक बार फिर से। और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर आपका है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 1947 और उसके बाद भी देखेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा ये काम आएंगे। तो मैं MCQ के अकॉर्डिंग आपको सारी थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट होते चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 25 सवाल लिए हैं, लगभग 200-300 सवाल इस चैप्टर का मैं करवा दूंगा आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, वो टोटल मिलाकर के 3 चरणों में संपन्न हुआ है। ठीक है, गलती से इसका मिस्टेक से आंसर भी टाइप हो गया है। ठीक है, लेकिन देख लेता हूँ 3 चरणों में ही हुआ था। और पहले कब कब हुआ था उसको ध्यान रखोगे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण चले थे। ठीक है, अब एक हुआ था, पहला जो हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण 1885 से, ठीक है, लेकर 1905 तक। माइंड में सेट रखोगे 1885 से 1905 तक, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसमें प्रथम चरण चला था। ठीक है, जिसको उदारवादी चरण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो चरण चला था वो 1905 से लेकर के 1900, ठीक है, ध्यान रखना है, 1905 से लेकर के 1919 तक ये उदारवादी चरण नहीं था। ये आपका जो है वो उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उग्रवादी कहना उचित नहीं है, बट उग्रवादी गर्मपंथियों का इसमें बोलबाला था। ठीक है, तो वो चरण चल रहा था। उसके बाद एक जो आया था वो 1919 से लेकर के 1947, मतलब देश आज़ाद हुआ तब तक के, गांधी युग के नाम से इसको हम जानते हैं। तो गांधी जी एक्चुअली में 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी जो होते हैं वो भारत आ जाते हैं, लेकिन उसका चरण अलग तरीके से, जो उसकी बृहद तरीका से आंदोलन स्टार्ट था उस टाइम से। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस सबसे ऑप्शन नंबर भी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन भी लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थे ना, संस्थापक जो थे वो आपका ये वो ह्यूम था। कौन था बताओ? ह्यूम, नाम याद रखिएगा, ये वो ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। अब पूछिएगा ये वो ह्यूम कहाँ के निवासी थे, तो मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, ये संस्थापक थे। कौन? ये वो ह्यूम। और याद रखिएगा ICS परीक्षा रिटायरमेंट थे। कौन? ये वो ह्यूम। मतलब अच्छा खासा जानकार भी थे। इन्हें कहीं लग रहा था कि क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद बहुत तीव्र गति से फैलते जा रहा था। जब भारत में राष्ट्रवाद इतनी तीव्र गति से फैलते जा रहा है, तो जो यहाँ के रहने वाले जो लोग थे और जो अंग्रेज हमारे ऊपर जो औपनिवेशिक थे, वो जब गलत तरीके से यहाँ बिहेव कर रहे थे, गलत तरीके से शासन कर रहे थे, तो लोगों को अब लगने लगा था, ठीक है, कि अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और ऐसी कंडीशन में लोग कहीं ना कहीं गुस्सा अंग्रेजों पर निकालने वाले थे। तो इन्हें लगा कि एक भारतीयों को किसी प्रकार का मंच मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रकार का मंच मिल जाता है तो उस मंच के जरिए हमारे पास बातें आएगी, तो कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन से हम लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये वो ह्यूम ने क्या किया था कि इसका स्थापना किया था। और एक और व्यक्ति था उस समय, वायसराय, जो इस समय के थे, वो नाम रखिएगा वायसराय। ठीक, वायसराय। ठीक है, और जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफरिन नाम रखिएगा, डफरिन। कई बार तो जो लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1916 में एक पुस्तक भी लिखा था, उसका नाम था यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय ने एक बुक लिखा था, उसका नाम था यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया। और उस यंग इंडिया में उन्होंने लाजपत राय ने, ठीक है, और सेफ्टीवाल का सिद्धांत दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ना, वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, ये जो बोल रहे हैं वो लाला लाजपत राय बोल रहे हैं। और कौन सा बुक में बोल रहे हैं? अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। अब ध्यान रखिए, यंग इंडिया इनका भी है, और एक यंग इंडिया जो है, ठीक है, वो किनका है? महात्मा गांधी का। तो माइंड में सेट रखिएगा कि एक यंग इंडिया जो महात्मा गांधी का है, ठीक है, और एक किनका है? लाला लाजपत राय का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रहा है? तो याद रखोगे 28 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। नाम रखिए, पूरा डिटेल बता रहा हूँ। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हो रहा है। कब हो रहा है? 28 दिसंबर 1885 को हो रहा है। ठीक है, इसकी पहले अधिवेशन भी वहीं हो रहा है, बम्बई में। इसकी पहले अधिवेशन होने वाला कहाँ था? पुणे में। पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ फैल गया क्या? प्लेग। अब बीमारी फैल गया
तो वहाँ से वंचित हो गए। अब वहाँ नहीं फैले, अब दूसरी जगह पे अब प्लेग फैल जाएगा तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि अब ये आंदोलन को, सॉरी आंदोलन नहीं बोल सकते इसको, अधिवेशन को वहाँ ना हो करके ये अधिवेशन को बम्बई में किया गया। ठीक है, तो पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है? बम्बई में। जहाँ कितने लोग भाग ले रहे बताओ? 72 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जहाँ सबसे अधिक मात्रा में कहाँ से भाग ले रहे हैं? तो ध्यान रखोगे 38 मेंबर जो होते हैं वो आपका कहाँ से भाग लेते हैं? तो बम्बई से, क्योंकि बम्बई में ही ये अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, और पंजाब से 3 थे, वहीं कोलकाता से भी देखोगे 3 थे, और एक संयुक्त उत्तर पश्चिम से वहाँ 7 थे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग स्थानों पर सर्वाधिक संख्या यहाँ से बम्बई से 72 लोगों ने यहाँ पर क्या किया था? सर्वाधिक संख्या बम्बई से था 38, लेकिन यहाँ 72 लोगों ने प्रत्येक अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये जो है इसमें बहुत नाम गिने चुने इंसान है कांग्रेस में, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये कांग्रेस अभी स्टार्ट हुई है, ये बहुत बड़ा मंच बन जाएगा एक राजनीतिक तौर पे, लोगों को पता नहीं था और इवन अंग्रेजों को भी पता नहीं था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा 28 दिसंबर 1885 को। इसका संस्थापक के तौर पर जो जाने जाते हैं वो आपका नाम हो जाएगा ये वो ह्यूम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस सबसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस टाइम नहीं थे, याद रखोगे। इंडियन नेशनल एसोसिएशंस, ठीक है, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसके साथ? क्योंकि इससे पहले किसी प्रकार का संस्था नहीं था, तो इसी ने बनाया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, और जो व्यक्ति था मैं उसका थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, रास बिहारी बोस, ऐसा ही कुछ व्यक्ति है, उसके साथ मिल करके। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन इन्होंने भाग नहीं लिया था क्योंकि ये अपने इंडियन एसोसिएशन की तैयारी करते। बाद में ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ होते उसके साथ उसको एक साथ मिला करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया था। सबसे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किसका? दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ध्यान रखना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो गोखले थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। देखो दादा भाई नौरोजी के विषय में जस्ट बता दिए। ठीक है, और इसने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इसने एक पुस्तक भी लिखा था, द पॉवर्टी एंड अनबिटी रूल इन इंडिया, और फिन्सबरी में जा करके वहाँ पर एक चुनाव भी जीता था सांसद का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट बताइए, ये वो ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। उम्मीद याद रखना। कब कांग्रेस की स्थापना हो रही है? 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हो रही है? बम्बई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। होने वाला कहाँ था? पूना में। पूना में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ एक बीमारी फैल गया। नाम क्या था बताओ? प्लेग। तो प्लेग बीमारी फैल गई, इसी पूना में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? बम्बई में। ठीक है, दूसरी कंडीशन बोलता है ये वो ह्यूम। ये वो ह्यूम का जीवनी काल कौन था? विलियम वेडनबर्ग। नाम रखिएगा, विलियम वेडनबर्ग। ठीक है, तो विलियम वेडनबर्ग जो थे वो ये वो ह्यूम के जीवनीकार थे। ये वो ह्यूम को और क्या कहा जाता है? पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ बर्ड्स, बर्ड साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसको क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपटीशन में कोई भी सवाल यहाँ से उठ जाएंगे तो आपको नाम रखना। ये वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अब बार बार सिर्फ देखिए, वीडियो को रिवीजन कीजिए, सारा चीज़ें एकदम यूं ही याद हो जाएगा। ध्यान रखना, तो इसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है ये वो ह्यूम। तिलक के विषय में, ठीक है, तो याद रखना है तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, गांधी जी के, वो तो पूरा चलन ही चलने वाला ही चैप्टर भी स्टार्ट ही हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, पहले अधिवेशन में अभी बताए थे कितने लोगों ने भाग लिया था? कमेंट बताइए। हाँ, 72 लोगों ने भाग लिया। कितने? 72। सर्वाधिक संख्या कहाँ से था? मुंबई से। कितना था? 38। ठीक है, कोलकाता और पंजाब से कितने थे? 3 थे। और उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत से अवध वाले क्षेत्र से कितना था? 7 था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देखिए, प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है बताओ? प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है? ठीक है, प्रथम अधिवेशन आपका हो जाए 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हो रहा है बताओ? बम्बई में। स्थापना ही हो रहा है तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में ही होगा। ठीक है, दूसरा कहाँ हो जाएगा? अच्छा, प्रथम अधिवेशन हो रहा है बम्बई में, पहला जो है हो रहा है बम्बई में। ठीक है, दूसरा कहाँ होगा? कोलकाता में। तीसरा कहाँ होगा? ठीक है, मद्रास में। ठीक, फिर से कहाँ होगा? वो सब ध्यान रखना है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आंदोलन हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन इस हिसाब से आपका कहाँ हो जाएगा बताओ? बम्बई में। बम्बई की किस यहाँ स्थापना कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, और बम्बई में एक चीज़ और हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 9 अगस्त 1942 को। देखिएगा, 8 अगस्त 1942 ध्यान रखिएगा, पारित हुआ था, लेकिन 9 अगस्त 1942 को।
और वो कहाँ था, बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। तो ये भी याद रखना 1942 में, ठीक है। प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है, तो आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए, कब, 1885 को। कहाँ हो रहा है, बम्बई में, ठीक है। कितने प्रतिनिधि भाग रहे हैं, 72, ठीक है। सर्वाधिक संख्या कहाँ से थे, बम्बई से। अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन की जो पहला अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किसने किया था, बनर्जी ने, ठीक है, बनर्जी। उसका पूरा नाम क्या था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो नाम था, पहले अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष जो बने थे उसका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कर रहे हैं, ठीक है, अध्यक्षता कर रहे हैं, तो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन है, ये इसका संस्थापक कौन था, यूओ ह्यूम। और किसके दिमाग का उपज था, लॉर्ड डफरिन के। ऐसा कौन बोलते हैं, लाला लाजपत राय। कौन से बुक में बोलते हैं, यंग इंडिया में। कब लिखा, 1916 में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं थे। अभी जस्ट बताया कि इंडियन नेशनल एसोसिएशंस की स्थापना किए थे, किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, रासबिहारी घोष के साथ मिलकर। तो इस हिसाब से वो पहले अधिवेशन में नहीं, क्योंकि वो दूसरे अधिवेशन की जस्ट अपना तैयारी कर रहे थे। बम्बई में ही थे लेकिन तैयारी कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ। कहीं लोग बोलते हैं कि कोलकाता में थे, बट बहुत सारी जगह से पता चलता है बुक से कि वो बम्बई में ही थे, बट वो अपने ही अधिवेशन में बिजी थे। इस वजह से क्या हुआ कि वो इस अधिवेशन में भाग नहीं ले पाते। किसमें, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, बम्बई वाले जो हो रहा था वहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से उसमें शामिल नहीं हुए थे। कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, अच्छा इसने एक पुस्तक लिखा दादा भाई नौरोजी ने, अभी जस्ट बताएं पुस्तक का नाम। देखो जो आज के लिए हम वीडियो में लिए वो आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरा डिटेल में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी कौन सा पुस्तक लिखते हैं, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलो ठीक है, मतलब ब्रिटिश जो लोग थे उसका किस प्रकार से यहाँ रूल था, ठीक है। अनब्रिटिश रूल था, मतलब जिस तरह रूल होना चाहिए वैसा नहीं था, ठीक है। गरीबों किस प्रकार से गंदी तरीक़ा से शासन किया वो चीज़ों को। और इसमें इसने एक चीज़ बताया था, धन निष्कासन का, ठीक है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी के विषय में बताया था। कौन सा पुस्तक बताया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। उसने कहा था कि अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ से अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में किस प्रकार से यहाँ से ले करके जाते, क्या, रुपया, पैसा, खनिज, संसाधन, और यहाँ से भारत के सारे धन संपत्ति को ले जा करके और अपना बोल सकते हैं कि जो इंग्लैंड है, ठीक है, वहाँ की सारे बेहतरीन रूप से बनाने का प्रयास करते हैं, समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसा लिखते हैं। कौन, दादा भाई नौरोजी। और इफिंग्सबर्ग से सांसद का भी चुनाव जीते थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताओ, एक ऐसा इंसान जो भारत छोड़ो, ठीक है, इंग्लैंड में जाकर चुनाव जीत रहे, मतलब कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व भी बहुत अच्छा खासा रहेगा और व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे। लेकिन ध्यान रखो ये नरम दल के इंसान थे, ठीक है, उदारवादी दल के इंसान थे, तो ये उदारवादी थे, ये भी माइंड में सेट रखोगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बताएं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे, जो बम्बई में हुआ था पहले अधिवेशन, उसके अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। अभी जिसमें मैंने बताया था कि पहला अधिवेशन, अच्छा हो कहाँ रहा है बताओ, पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है, मुंबई में, ठीक है, बम्बई में। चलो ठीक है, कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने। सर्वाधिक संख्या कहाँ से था, बम्बई से, कितने थे, 38। कोलकाता पंजाब से कितना, 3। संयुक्त प्रांत से कितना, 7। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 72, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी। अब देखो, अभी जैसे मैंने बताया था कि लाला लाजपत राय जो है 1916 में एक बुक लिखते हैं, नाम क्या है, यंग इंडिया, यंग इंडिया। और वो यंग इंडिया में क्या लिखते हैं, यंग इंडिया जो पुस्तक लिखते हैं लाला लाजपत राय, उसमें क्या बताते हैं, वो उस पुस्तक में बताते हैं कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था क्या, कांग्रेस। और वो इसलिए कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे ताकि, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, वो लाला लाजपत राय ने अभी बताए थे सेफ्टीवाल का सिद्धांत दिया था। सेफ्टीवाल समझ रहे आप लोग, कुकर देखे होंगे, ठीक है, कुकर में देखिएगा जो ऊपर वाला सीटी लगा होता है, ठीक है, ऊपर वाला कुकर में, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अंदर से जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, वो धीरे धीरे इसी रास्ते से टेम्परेचर निकल जाती है ताकि कुकर विस्फोट ना हो। सेम कंडीशन अगर भारतीयों को एक मंच मिल जाता है तो उसकी गुस्सा जो है धीरे धीरे उस मंच की सहायता से बाहर निकल जाएंगे और किसी प्रकार का बड़ा आंदोलन होने से टल जाएगा। ये इस सिद्धांत का मेन तात्पर्य था और ये सिद्धांत जो देने का प्रयास किया और दिया उसका नाम था
अभी जैसे बताएं, कौन? लाला लाजपत राय। वही बोलते हैं कि लॉर्ड डफरिन जो था ना, उसी के दिमाग का ये उपज था। और इसके साथ मिल करके, जिसका नाम बताएं, ये वो ह्यूम, जो ICS थे, सिविल ICS से रिटायरमेंट थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ तो नहीं दिया, यहाँ ये वो ह्यूम हो जाएगा इस हिसाब से, लेकिन ये वो ह्यूम आपको टिक करना भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो था वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था, ऐसा बताया है 1916 के, ठीक है, यंग इंडिया जो लिखा था उनमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया? अच्छा, तड़ित चालक सिद्धांत कौन देते? गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय कौन देते हैं? सेफ्टी वाल का सिद्धांत। वहीं तड़ित चालक का सिद्धांत कौन देते हैं? तो तड़ित चालक का सिद्धांत देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी का गुरु, MK गांधी, ठीक है। MK गांधी के गुरुजी का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। जानते हैं, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। तो गोपाल कृष्ण बोलते कम से कम 1 साल तक आप पूरी तरह से भारत का भ्रमण कीजिए और भारत की परिस्थिति को जानिए। अब बिल्कुल सही है, जब तक आप भारत की परिस्थिति को नहीं जानेंगे तब आप कैसे जान पाओगे कि किस प्रकार से समस्याओं से हमारा देश की जनता प्रॉब्लम में है। और गांधी जी जाते हैं। अब देखो गांधी जी कितने महान कार्य करते हैं, कितने बेस्ट तरीक़े से भारत को आज़ाद करने में बहुत सारे हमारे देश के वीर क्रांतिकारी, जिन्होंने कम उम्र में भी अपने प्राण की आहुति दिया, उन लोगों ने, लेकिन खासकर गांधी जी का यहाँ अगर देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन में तो यहाँ भूमिका दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने बहुत सारी कार्य किए, ठीक है। और दादा भाई क्या बोलते हैं इसको, अभी नाम बताइए मैंने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने पूरा भ्रमण भी किया था। तो तड़ित चालक सिद्धांत जो दे रहे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले दे रहे हैं। अच्छा, इस सिद्धांत में बताया क्या, ये सिद्धांत था क्या, ठीक है। तो ये जो तड़ित चालक सिद्धांत था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया, इसमें ये बताते थे कि किस प्रकार से तड़ित चालक जो होता है, जो ऊपर से विसर्जित होने वाला जो ये तड़ित होता है, ठीक है, वो कहीं तड़ित चालक जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से आने वाली विद्युत की झटका को रोक करके धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर में समा देता है। तो सेम कंडीशन यही था, जो गुस्सा था, जो जनता में आक्रोश था, वो सारा आक्रोश डायरेक्टली अंग्रेजों के ऊपर ना जाकर के कांग्रेस के संस्था के पास जाएगी, ठीक है। और कांग्रेस एक संस्था थी, उसके पास जाएगी और धीरे धीरे उस संस्था के माध्यम से धीरे धीरे वो फ्यूज कर जाएगी। ऐसा इनका थिंकिंग था, ठीक है, कि एक्चुअली में, और इसीलिए इसका स्थापना किया था, ऐसा इनका कहना था। तो इस हिसाब से आपको पता है तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अभी बताएं दादा भीमराव जी ये कौन थे बताओ? इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा? द पॉवर्टी एंड अनबिटी रूल इन इंडिया। अच्छा ठीक है, इसने कौन सा थ्योरी दिया? ड्रेन थ्योरी, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत। और पहली बार भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति यही, कौन? दादा भाई नौरोजी। एनी बेसेंट तो ये सब होम रूल की स्थापना करें बाद में। लाला लाजपत राय के विषय में जस्ट बता ही दिए, ठीक है। यंग इंडिया नामक पत्र भी लाला लाजपत राय के थे, तो इस हिसाब से आपका पता होना चाहिए, ठीक है। तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले देते हैं, ठीक है। ऐसा बोलते सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेफ्टी वाल का सिद्धांत जो दिए थे, तो देखिए सेफ्टी वाल का सिद्धांत एक्चुअली में, सेफ्टी वाल का सिद्धांत कहीं कहीं लाला लाजपत राय है। यहाँ पे इस हिसाब से आपका दिख जाए ऑप्शन नहीं, तो ये वो ह्यूम दे रखा है। इस क्वेश्चन को बाद में देखिए, छोड़िए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ह्यूम का जीवनीकार कौन था? तो विलियम वैडनबर्ग जो थे, ये वो ह्यूम का जीवनीकार थे। अब पूछेगा कि ये वो ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो विलियम वैडनबर्ग। तो विलियम वैडनबर्ग जो थे वो ये वो ह्यूम के जीवनीकार थे। तो ये वो ह्यूम के जीवनीकार जो थे वो विलियम वैडनबर्ग थे। माइंड में सेट रखो, विलियम वैडनबर्ग, ये वो ह्यूम का जीवनीकार थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वो ह्यूम जो थे उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो ये वो ह्यूम का जीवनीकार कौन थे? विलियम वैडनबर्ग। अच्छा, ये वो ह्यूम कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। कहाँ का था बताओ? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के निवासी थे ये वो ह्यूम। इसे और क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट, ठीक है, ऑफ शिमला। तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से था। ये क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कांग्रेस के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रवाद फैलाने में किसने अहम भूमिका निभाई? अच्छा, राष्ट्रवाद क्या होता है? जब अपने देश में रहने वाली प्रत्येक नागरिक को, अब देखो राष्ट्रवाद ऐसी बात नहीं किसी एक में फैला होगा, एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में। राष्ट्रवाद के विषय में कोई बताता नहीं, ये किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को, उस टाइम की वर्तमान परिस्थितियों को देख करके, ठीक है, उसके दिल और दिमाग में ये उत्पन्न हो जाती है, इमेजिन हो जाती है, ये थिंकिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद है, जब किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम,
ठीक है, अपने देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति प्रेम, अपने देश में राष्ट्रध्वज के प्रति प्रेम, अपने देश के राष्ट्रगान के प्रति प्रेम, अपने देश की खनिज संसाधन मतलब यहाँ पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही। तो राष्ट्रवाद जब फैला ना, तो ये राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ थी, ठीक है, ऐसी कल्पना थी, ऐसी उम्मीद थी जो लोगों को एकजुटता में बांधने का प्रयास किया और सारे लोग एकजुट होने लगे। ये देख करके अंग्रेज परेशान हो गए थे। तो ये राष्ट्रवाद में किन किन सामग्रियों ने भाग लिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रवाद में एक प्रेस, ठीक है, प्रेस ने ये भी इम्पोर्टेंस था राष्ट्रवाद के लिए। क्यों प्रेस इम्पोर्टेंस क्यों था? क्योंकि इसके जरिए एक जगह के अंग्रेज किस प्रकार से दुष्कर्म कर रहे हैं, अंग्रेज किस प्रकार से गंदे काम कर रहे हैं, अंग्रेज किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में आकर के गलत बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से गलत शासन कर रहे हैं, ये प्रेस के माध्यम से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फैलते थे। तो लोग पढ़ करके और अंग्रेज़ों की भावनाओं को समझ सकते थे। ठीक है, दूसरी तरफ से अंग्रेज किस प्रकार से गलत बिहेव कर रहे हैं वो जान सकते थे। ठीक है, रेलवे और डाक व्यवस्था ने भी एक जैसे दूसरी जगह राष्ट्रवाद को फैलाने में अहम भूमिका दी। अंग्रेजी शिक्षा, जब लोग पढ़ लिख गए तो अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें आई। जब अंग्रेज की बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे जब यहाँ पे लोग पढ़ें और उनकी नीतियों को पढ़ा तो लोगों को समझ में आया कहीं ना कहीं भारत जो अंग्रेज है वो हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद फैलाने में सबका महत्वपूर्ण भूमिका था। नेक्स्ट बोर्ड संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? अच्छा, संवाद कौमुदी के संपादक जो थे वो आपका राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1828 में इसने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। कितने? इसको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और ये जो राजा राम मोहन राय है, ठीक है, इसके कहने पर ही 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। और जो सती प्रथा का अंत करते अंतिम रूप से वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के कहने पर किया था। और एक बहुत ज़रूरी भी था, रूढ़िवादी पद्धति जो चली आ रही थी उसको बंद करने का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रयास भी किया और ये बंद हुई भी। ठीक है, तो संवाद कौमुदी जो खासकर ये जो था बंगला भाषा में लिखा गया था, बंगला में, तो बंगला लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इसी थे। और इसके साथ साथ एक आया था मिरातुल अखबार भी, मिरातुल अखबार। ठीक, ये भी राजा राम मोहन राय का था। और ये जो लिखा गया था वो फारसी भाषा में था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों की लोटनारा दिया था, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। विद्यासागर जिन्होंने विधवा विवाह को बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बढ़ावा दिया। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? भारत की दुर्दशा, भारत की स्थिति को देख करके भारत दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा था। वो व्यक्ति का नाम क्या था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिरातुल अखबार के संपादक होते हैं। अभी जस्ट बताया राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार लिखा था। व्यक्ति का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निष्कर्ष का सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने जस्ट डिस्कस करके धन निष्कर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धन निष्कर्ष का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया था? मैंने कहा था पॉवर्टी एंड अनएम्प्टी रूल इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्टी रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ठीक है, ये जो है लॉर्ड लीटन लागू करता है। ठीक है, अब ये 1878 में इंडिया में लागू होता है। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी क्षेत्रीय भाषा पर अखबार छप रही है उसको अंग्रेजों ने रातों रात बंद कर दिया। बोले ये सब नहीं छपेगी। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज कहाँ, लोग बोलते हैं कि अंग्रेज हम लोग को आधुनिक क्रम बनाने चाहते हैं। अरे बनाने वाले थे वो अलग की बात है, लेकिन अंग्रेज कहाँ अच्छा कर रहे थे? मतलब इंडियन लोगों को हमारे ही देश में अपनी ही लैंग्वेज में अखबार छापने पर ये विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए छापने देते हैं ताकि अंग्रेज़ों की नीतियों का पता सभी जगह ना चल सके और अंग्रेज मनमाने ढंग से यहाँ काम करते रहे। ठीक है, और इंडियंस को कभी वो स्वतंत्र होने देना चाहते ही नहीं थे, इसलिए इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था जो बिल्कुल गलत थी। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, एक इसके बाद जो आता है जिसका नाम लॉर्ड रिपन रहता है, वो 1883 में, ठीक है, 1883 में जो एक्ट लेकर के आता है एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल एक्चुअली में क्या था? उसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कानून था उसमें जो अंग्रेज़ों की किसी प्रकार की समस्या है या तो उनकी मुकदमा को भारतीय लोगों को भी सुनने का अधिकार था। भारतीय वकील भी उसकी मुकदमों को सुन सकते थे, लेकिन उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे उसको बैन कर दिया। अब बताइए कि आप जो लॉर्ड रिपन लेकर आ रहे हैं उसे आप बैन कर दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं?
जरा सोच के देखिए, आपको भारतीयों से कहीं ना कहीं नफरत है, आप भारतीयों को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन चल रहा था। इस हिसाब से देखो 1905 में बंगाल का विभाजन जो करते हैं वो लॉर्ड कर्जन करते हैं। ये बंगाल का विभाजन क्यों? अरे बंगाल में बहुत ज़ोरों शोरों से राष्ट्रवाद फैल रहा था, अरे कभी चाहते ही नहीं थे नेशनलिज्म फैले। वहाँ हिंदू और मुस्लिम काफ़ी तेज़ गति से एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। इन्हें लग रहा था कि अगर बीच में हम लोग इसका विभाजन कर देते तो हिंदू और मुस्लिम आपस में बट जाएंगे और फूट डालो शासन करो, उनकी नीति यही थी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज अच्छे नहीं थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी नीतियाँ लोगों को समझ में आने लगी थी और जितनी अधिक मात्रा में आने लगी थी उनको तोड़ने का प्रयास किए जा रहे थे, ठीक है। और लास्ट में क्या किया, तोड़ के भी तो गया, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा, ठीक है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। वहीं लॉर्ड रिपन के विषय में भी लॉर्ड डफरिन बता दी कि इसके दिमाग का उपज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ICS की परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की थी। अच्छा, ICS परीक्षा की आयु, पहले जो ICS UPSC जिसको आज बोलते हैं, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम होता था वो कितना, ठीक है, 21 वर्ष में, उसको घटाकर कितना कर दिया, 19 वर्ष। आप समझ सकते हो कुछ, इसका मतलब वो चाहते नहीं थे कि भारतीय कभी जो है, जो भारत के लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर जाए, इसलिए तो उन्होंने घटा दिया। अगर वो बढ़ा हुआ था उसकी उम्र को घटा दे रहे आप, इसका मतलब जल्दी जल्दी विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का एज पास हो जाएगा, फिर वो बड़े बड़े पद पर जा नहीं पाएंगे। इनका मेन पर्पस तो यही थे, और ना ही बड़े पद पर जाएंगे और ना ही आंदोलन करेंगे, और लगातार लंबे समय तक हम देश में पड़े रहेंगे, बने रहेंगे, ठीक है, और इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे इंडिया वाले लोग को। लेकिन कब तक, यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, यहाँ भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, यहाँ भी बहुत सारे लोग अच्छे खासे थे, यहाँ भी बहुत सारे लोग क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेज़ों की नीतियों को समझ चुके थे, ठीक है। तो इससे भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आया। और ये भी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, लॉर्ड लिटन ही तो कर रहा है। इसका मतलब लिटन कितना दूर थे आप समझ सकते हैं, कितना गंदा इंसान है वो समझ सकते हैं आप, ठीक है। पहली कंडीशन तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बैन करवा देता है, ठीक है, वो कौन, लॉर्ड लिटन। मतलब कितना गंदा व्यक्ति रहा होगा ये। दूसरी कंडीशन है कि जो ICS की परीक्षा हो रही 21 वर्ष उम्र थी उसको घटाकर 19 वर्ष करते रहे, इससे भारतीयों में आक्रोश है, ठीक है। तो ये सब जो कर रहा है लॉर्ड लिटन कर रहा है, माइंड में सेट रखिए। लॉर्ड कर्जन क्या कर रहा है, बंगाल का विभाजन कर रहा है। अब कब बंगाल का विभाजन, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दे रहे हैं, और बंगाल के विभाजन को फिर रद्द करना पड़ता है, ठीक है, 1911 में। अब पूरी तरह से ये घोषणा करता है, लेकिन 1912 में पूरी तरह से बंगाल का विभाजन क्या हो जाता है, 1911-12 में रद्द हो जाता है। इसका मतलब कैसा ही इंसान रहा होगा इस सबको, जहाँ बढ़ती राष्ट्रवाद को रोकने का प्रयास किया। जब बंगाल का विभाजन करता है ना तो सारे लोग नाखुश हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर तो उनमें लिखते भी हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी भी बांधा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सब चीज़ों को। उसके बाद तुरंत स्वदेशी आंदोलन भी हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजों की बनाई हुई वस्त्र को नहीं पहनेंगे, हम खुद से खादी वस्त्र का पहनेंगे, हम लोग अंग्रेजों के सामानों को नहीं खरीदेंगे, और उसका किसी प्रकार से हम लोग अपने देश में बनने वाले सामानों को यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलिबर्ट बिल किसके समय में लागू किया, तो ये लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बता दिया इलिबर्ट बिल क्या था, इलिबर्ट बिल क्या था अभी जस्ट बताया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, अभी जस्ट बताया कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी, BMS चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है उदारवादी चरण का काल क्या था, अभी जस्ट बताइए मैंने, ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 तक, ठीक है। ये जो था उदारवादी चरण थे। मतलब इन लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो प्रार्थना के जरिए, ठीक है, और इसमें सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित हैं, और उनका कहना ये था कि हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से, मतलब किसी प्रकार के डायरेक्टली दबाव ज़्यादा नहीं डालना है, और अर्चना जिस तरह पूजा अर्चना किया जाता है ना मंदिर में, उसी प्रकार से हम लोग उसके ऊपर धीरे धीरे करके दबाव डालेंगे, इसका कहना ये था। जबकि गरम दल वाले जो लोग थे, लाल बाल पाल, उनका कहना ये था कि इस प्रकार से कभी आज़ादी प्राप्त नहीं हो पाएगी, और जिस तरह से अंग्रेज की नीतियाँ हैं उस प्रकार से हम लोग को ज़्यादातर जोर दे करके अंग्रेज़ों को दबाव डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण का काल था, ये माइंड में सेट रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा कुल उदारवादी नेताओं की, कुछ उदारवादी नेताओं के नाम लिखे। तो कौन कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी नेता थे, ठीक है, उदारवादी पर। फिर उस मेहता भी, दादा बनर्जी, उपरोक्त सभी जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? अब देखो राष्ट्रवादी कवि में आपका यहाँ जो मैंने ऑप्शन लिया था वो ऑप्शन आपका था रवींद्रनाथ टैगोर, लेकिन है नहीं यहाँ, तो मैथिली शरण गुप्त भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन आदक हो गए रविंद्र, ठीक है, रविंद्र अरे यार क्या लिखा रहा है आज, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो थे ये थे, माइंड में सेट रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? प्रशासनिक सुविधा के लिए। हाँ, उनका कहना था कि हम प्रशासनिक सुविधा की इतने बड़े क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधा अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा बेहतर तरीक़ा से हो सके, इसलिए उन्हें बंगाल का विभाजन किया। ये भी बात सही है, उनका कहना था। लेकिन उतने दिन तक जब ये प्रशासनिक सुविधा बेहतर तरीके से चल रहा था तो क्या उस टाइम नहीं चलता? ठीक है, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, बिल्कुल ये सबसे मेन पर्पस था। वो चाहते थे ही नहीं थे कि राष्ट्रवाद फैले, हिंदू मुस्लिम में एकता हो, ठीक है, क्योंकि जितनी टाइम तक राष्ट्रवाद से लोग दूर रहते हैं उतना ही दिनों तक वो इंडिया में टिके रहते हैं। तो राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था, फूट डालो और शासन करो, ये नीतियाँ थी उनकी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर ने किया था? जिस पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? 1905 में, ठीक है, 1905, 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन के टाइम में अभी बताएं कौन सा बिल आया था, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इलवर्ड बिल। और वहीं लॉर्ड लीडन के टाइम में बताए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और लॉर्ड डफरिन बताए थे इसके दिमाग का उपज था कांग्रेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये जो आपका है ना पेपर, ये जेटेड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम उसके लिए।